वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 5 के पॉइंट नंबर 20 पे। इसके बाद हमारा एक ही पॉइंट बचेगा। ये हिंदी माध्यम का वीडियो होगा, हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी में समझाया हुआ। इसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में पर्यटन, पर्यटन से जुड़े मुद्दे, पर्यटन से जुड़ी संभावनाएं। छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छे से कवर कराने की इसमें आपको कोशिश की गई है। आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, वीडियो देखना है 2 बार और अपना आंसर लिखने की कोशिश करनी है। उत्तर लेखन पे जितना आप इस वक्त ध्यान देंगे उतना आपका मुख्य परीक्षा में चांस बनेगा पार करने का। तो इसके साथ साथ जो लोग भी कमेंट्स में लिखते हैं कि पीडीएफ कहां से मिलेगी, देखिए पीडीएफ के लिए हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं। यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2023 के लिए हमारा पेड ग्रुप है, निबंध लेखन के लिए हमारा पेड ग्रुप है, एक टेस्ट सीरीज भी हमने स्टार्ट की है जिसमें आपको डेडिकेटेड आंसर राइटिंग कराई जा रही है, बहुत ही उम्दा स्तर की। तो जो भी आप चाहते हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस 2024 के लिए शुरुआत से सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए भी हमारा पेड ग्रुप चल रहा है और यूपीएससी 2024 के लिए हमारा सीएमपी प्रोग्राम, कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है। तो वीडियो अच्छे से देखते रहिए, कीवर्ड्स की डायरी बनाते रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए। बहुत सी चीजें पुरानी लेक्चर्स की रिपीट हो रही हैं तो उनको ध्यान में रखिए। रिवीजन से ही होगा आपका सिलेक्शन। तो फिलहाल के लिए GS 5 पॉइंट नंबर 20 हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, GS 5 का पॉइंट नंबर 20 है हमारा। इसके बाद एक ही पॉइंट बच जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका GS 5, फिर हम GS 6 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में पर्यटन, टूरिज्म, उससे संबंधित मुद्दे, इश्यूज एवं संभावनाएं, प्रोस्पेक्ट्स क्या है। टूरिज्म वाला डेटा थोड़ा सा पहले वाले एक टॉपिक में भी हम कवर कर चुके हैं, तो इसका मिला के आपको अच्छा आंसर बनाने में काफी मददगार साबित होगा। सबसे पहले तो टूरिज्म की अगर मैं बात करूं, पर्यटन, तो किसी भी अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं या किसी भी देश के, किसी भी राज्य के आर्थिक विकास की मैं बात करूं तो ये एक प्रमुख चालक के रूप में उभर के सामने आ सकता है। प्रमुख चालक लिखेंगे आप, मेजर ड्राइविंग फोर्स, टूरिज्म सेक्टर। ठीक है, सबसे तेजी से जो आगे बढ़ते आर्थिक क्षेत्र हैं उनमें से ये एक है, याद रखिएगा। और इसका व्यापार पे, रोजगार सृजन पे, निवेश पे, अवसंरचना विकास पे और सामाजिक समावेशन पे, सोशल इंक्लूजन की जब हम बात करते हैं, इन सारी चीजों पे इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है टूरिज्म के स्पिल ओवर इफेक्ट्स, इसको ऐसे लिख के आएगा आप हिंदी में, स्पिल ओवर प्रभाव कह सकते हैं, स्पिल ओवर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। बाकी की जितने क्षेत्र हैं संबंधित, जो उद्योग हैं उनसे संबंधित, उसमें व्यापार हो सकता है, उसमें आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो सकता है। जो सारी दिक्कतें हर जगह हम देखते हैं जब हम पढ़ते हैं, चुनौतियां, जो पॉइंट्स उसमें दिक्कत वाले हैं, उनमें से उनको बढ़ावा देने के लिए पर्यटन जो है वो एक मुख्य घटक के रूप में सामने आ सकता है, अगर हम राज्य का आर्थिक विकास, देश का आर्थिक विकास तेजी से चाहते हैं। ठीक है, फिर अब ये आपको भी पता है कि कोविड-19 महामारी से ये जो क्षेत्र था ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। कौन आएगा भाई, टूरिज्म तो बिल्कुल बंद हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद और ज्यादा जरूरी हो जाता है सुरक्षा और स्वच्छता बनाए रखते हुए पहले की तरह ही गतिविधियों को बहाल करना, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अब प्रदेश में अगर आप चाहते हैं, एक तो अभी एक डेटा आया सामने, देखिए कोई भी जगह टूरिस्ट स्पॉट कब बनेगा। अब कुछ देश आपको पता है जैसे कि थाईलैंड है, बाली है, ये तो टिके ही टूरिज्म पे हुए हैं, इनकी तो मतलब कहते हैं ना रोजी रोटी ही टूरिज्म पे है। और हमारे देश में भी कुछ जरूर मतलब ऐसी जगहें हैं जहां पे टूरिज्म ही मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो हमारे प्रदेश में आप जानते हैं सांस्कृतिक और भौगोलिक दोनों ही प्रकार की विविधताएं मौजूद हैं। हमारा प्रदेश इनसे परिपूर्ण है, बहुत बड़ा राज्य है। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र एवं जिले का अपना एक आकर्षण, अपना एक इतिहास रहा है। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज इट्स ओन चार्म एंड हैज इट्स ओन हिस्ट्री। ऐतिहासिक
प्रदेश है हमारा, तो ऐतिहासिक स्थल भी बहुत होंगे, जाहिर सी बात है। तो हमारे जो प्रदेश में आपको अलग अलग तरह के पर्यटन, जैसे कि क्या प्रकार हो सकते हैं, यथा पर्यावरणीय इको टूरिज्म जो होता है, प्राकृतिक पर्यटन नेचुरल टूरिज्म, ऐतिहासिक एवं विरासत पर्यटन जो आपका हिस्टोरिकल एवं हेरिटेज टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन कल्चरल टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन रिलीजियस टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन, देखिए आप रूरल टूरिज्म भी होता है, गांव देखते हैं जाके लोग। तो अगर गांव बढ़िया से विकसित हो, बढ़िया सारी सुख सुविधाएं हों, तो कितना बढ़िया काम हो जाएगा। ये लोग बाग आजकल मेंटल डिटॉक्स, मोबाइल फोन डिटॉक्स, इन सब की बात नहीं करते हैं, तो वो कैसे डिटॉक्स होगा? गांव में बैठो आराम से अपना नाम जपो, ठीक है। शैक्षिक पर्यटन एजुकेशनल भी तो होता है टूरिज्म। इस सभी की संभावनाएं देखें तो अपार मिलेंगी आपको हमारे प्रदेश में। बौद्ध परिपथ, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, ये खासकर ये वाली जगहें, ये विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं इन जगहों पर। अब जनसंख्या की दृष्टि से आप जानते हैं देश का सबसे बड़ा राज्य है। अब यहाँ पे भारतीय पर्यटक जो हैं, मतलब जो डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं, उनके लिहाज से सोचिए आप सेकंड पोजीशन पे है, बहुत अच्छा स्थान है ये तमिलनाडु के बाद। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी 2020, इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2020 का जो डेटा है, अगर लेटेस्ट आता है आपके एग्जाम से पहले तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसके अनुसार भारतीय पर्यटकों के आगमन की दृष्टि से 16.2% हिस्सेदारी लेकर प्रदेश देश के समूचे राज्य में द्वितीय स्थान पर रहा है। बहुत अच्छी बात है। विदेशी पर्यटकों के आगमन की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश जो राज्य में है, वो जो सारे राज्यों में से 7वें स्थान पर है, तो वो भी कोई बहुत बुरा स्थान नहीं है, अच्छा स्थान है ये भी। कहने का मतलब है संभावनाएं बहुत अपार हैं। पर्यटन गतिविधियां जो हैं उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, और सरकार जो है पर्यटन विकास पे ध्यान बहुत दे रही है। आधारभूत संरचनाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिक, उसमें बहुत बढ़ावा दे रही है। तो इससे क्या है, पर्यटन वृद्धि के साथ साथ राजस्व में वृद्धि होगी। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन भी होगा, स्पिल ओवर इफेक्ट्स जिनकी मैंने बात करी। इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होगा। छोटा सा कोई मंदिर होता है किसी जिले में, किसी जगह पे, जो जिसकी मान्यता बहुत होती है, तो आप देख लीजिए उसके आसपास फूल वाले कितने सारे बैठे हुए होते हैं, क्योंकि उनकी दुकान चल रही होती है ना वहीं से। आप छोड़ दीजिए सब कुछ, आपकी कॉलोनी में जो मंदिर होगा, आपके जहां आप रहते हैं वहां जो शनि देव का मंदिर होगा, जो महादेव का मंदिर होगा, जो बजरंगबली का मंदिर होगा, उनके पर्टिकुलर दिनों पे, ट्यूसडे को देखिए आप कितनी भीड़ रहती है हनुमान जी के मंदिर में, जगह जगह पे। तो इस तरीके से हम पर्यटन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। ये तो वो हैं जिनको आप टूरिस्ट प्लेस नहीं मानेंगे, लेकिन धार्मिक आस्था इतनी ज्यादा है लोगों में, तो धार्मिक पर्यटन पे बहुत सरकार ध्यान दे रही है इस वक्त। ठीक है, ये सारी चीजें आपने देखी। तो अब अगर हम देखें कि प्रदेश में पर्यटन की संभावनाएं क्या क्या हैं, ये देखेंगे ना। सबसे पहले संभावनाओं को अगर हम देखेंगे तो संभावना हम देख चुके हैं, बहुत संभावनाएं हैं। ये दोबारा रिपीट हो गया पॉइंट, कोई नहीं। विकास कर रहा है, अप्रत्यक्ष रोजगार, ये बार बार लिखेंगे आप। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये सारी चीजें हैं, इनको आप बार बार डेफिनेटली लिख सकते हैं। चलिए, अब इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सबसे पहले जो पॉसिबिलिटीज हैं उसमें, उससे अगर अलग हटा के मैं आपसे कहूं तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स ये जोड़ सकते हैं। एक सेकंड, मतलब इसकी जरूरत क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है टूरिज्म सेक्टर। तो इसमें आप एक तो ये लिख सकते हैं कि आर्थिक जो है उसके एंगल से ये बहुत जरूरी है। जैसे कि भाई इससे क्या होगा, निवेश अच्छा होगा, गुड्स एंड सर्विसेज की सेल बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आपका रोजगार सृजन होगा। ये सब तो आप आर्थिक वाले एंगल में लिख सकते हैं। एक आप लिख सकते हैं सांस्कृतिक, कल्चरल। जब कोई बाहर से यहाँ आएगा तो वो कल्चरल एक्सचेंज करेगा ना, यहाँ का खाना खाएगा, यहाँ के कपड़े खरीदेगा, तो उससे ये वाला आपका हो जाएगा। फिर आपका जो आपकी विरासत है उसका संरक्षण, मतलब कि प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ये लिख सकते हैं आप एक पॉइंट। अब देखिए खुद से बना के लिख लीजिएगा आप, जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। और
एक आप लिख सकते हैं कि पर्यावरण के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। कैसे? इको टूरिज्म की जो हम बात कर रहे हैं ना, यथा पर्यावरणीय, ये अगर इसको बढ़ावा मिलेगा तो एनवायरमेंट ज्यादा अच्छे से समावेशी तरीके से चीजें बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगी। और आप एक लिख सकते हैं सामाजिक लाभ। सामाजिक लाभ क्या होंगे? सोशल बेनिफिट्स। भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, आप जानते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बढ़ेगा, स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये सब बढ़ेंगी। ये सारी चीजें, टूरिज्म जो है इन सब चीजों पे बहुत अच्छा इंपैक्ट डालती है। ये सारे एंगल आप लिख सकते हैं 2-4, बाकी नीचे पूरे कवर कराए गए हैं, पर अगर हेडिंग्स में विभाजन करके लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं। अप्रत्यक्ष रोजगार, ये देखो ना, ये दे रखा। फिर पर्यटन उद्योग जो है वो राज्य के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही योगदान करेगा। जो सरकार का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति में सहायता करेगा नहीं करेगा ये? और ये लक्ष्य कौन से साल तक का है? कमेंट करके बताओ। होटल उद्योग, मैंने क्या बताया? सेवा क्षेत्र, गुड्स सर्विसेज दोनों। होटल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तो जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है उसमें वृद्धि होगी। आजकल लोग बाग किस पे जाते हैं? स्टेकेशन। लिख सकते हो आप ये सब, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेकेशन मतलब रहने जा रहे हैं, एक दिन होटल में जाके रुकेंगे, बढ़िया 5 स्टार, उसकी फैसिलिटीज लेंगे, अपना बस आराम करके आ जाएंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है? बहुत सुना होगा आप लोगों ने। मतलब जगह अच्छी चाहिए आजकल लोगों को, वही मसूरी, वही गोवा, वही सब कुछ है, लेकिन जाके अब आजकल तो लोग कॉटेज और पता नहीं रिजॉर्ट्स और पता नहीं क्या क्या उसमें रहते हैं। तो ऐसी यूपी में इन सबको अगर बढ़ावा दिया जाए तो इसका बहुत स्कोप है यहाँ पे। तो जो वर्तमान समय में सरकार है वो निवेश के जो है प्रयास कर रही है, उसमें पर्यटन उद्योग वैश्विक निवेश का एक प्रमुख माध्यम हो सकता है। और जो नवीन पर्यटन नीति है 2022 की, जो ड्राफ्ट टूरिज्म पॉलिसी आई है, उसमें जो मौजूदा बुनियादी संरचना है वो मजबूत होगी। इससे बुनियादी सुविधाएं और संरचनाओं के विकास में ये मददगार साबित होगा। ठीक है। और आपका रोजगार सृजन तो होगा ही होगा इससे जरूर। इसके अलावा पर्यटकों के लिए होटल के कमरे की जो अत्यावश्यक उपलब्धता है, होटल रूम्स नहीं मिलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। अब प्रदेश में अब नए विषयगत पर्यटन, थीमैटिक, थीम बेस्ड टूरिज्म या फिर थीमैटिक, वो आपको मैंने हेरिटेज आर्क बताया था ना, बना के आना पेपर में, वो आप यहाँ भी बना के आ सकते हो। तो उसके अंतर्गत कैसे इको टूरिज्म, साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, युवा पर्यटन, यूथ टूरिज्म को आला पर्यटन उत्पादों के रूप में लोकप्रिय बना रहा है, ताकि वर्तमान के पर्यटकों और यात्रियों में रुचि पैदा की जा सके। इसमें आप आपकी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम भी लिख सकते हो। फेमस होएगा ना भाई, हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म है, प्रोडक्ट के हिसाब से टूरिज्म है, टेक्सटाइल टूरिज्म है, उसको बढ़ावा मिलेगा इस सबसे। और पर्यटन के माध्यम से ही प्रदेश अपनी संस्कृति, हमारा जो क्या कल्चर है, हमारा क्या पहनावा, क्या खान पान है, इसको वैश्विक स्तर पे पहचान दिला सकता है। पर्यटन वो ताकत रखता है। जीआई टैग हैं भी जिन चीजों के पास, क्या पता और चीजों को मिल जाए, इतने डिमांड में आ जाए चीजें। फिर पर्यटन जो उद्योग है उसमें क्या, फास्ट फूड सेंटर, एक मोमोज का स्टॉल खुल जाएगा हर जगह। स्मारिका की दुकान, सुविनर शॉप्स नहीं होती जहां से आप छोटा सा ताजमहल लेके आते हो, कीचेन लेके आते हो, और पता नहीं क्या क्या, कृष्ण जी की फोटो लेके आते हो वहां से, वृंदावन मथुरा से। दुकानें, बस के संचालन होंगे, टैक्सियां, साहसिक खेल, शिविर स्थल, गैराज, ये सब क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा ना, डायरेक्ट इकोनॉमी बढ़ेगी, देश की गरीबी दूर होगी, स्टेट की गरीबी दूर होगी। फिर आपका आता है चिकित्सा पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है आजकल। इसको बढ़ावा देने की दिशा में जो नीतिगत प्रयास हैं उनको सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में कुछ उपलब्ध लाभ हैं जो आप देखिए, विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएं, व्यक्तिगत नर्सिंग देखभाल दी जाए, तो मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भी हमारा देश काफी आगे बढ़ सकता है। इसमें खास तौर पे जो वैश्विक स्तर के पर्यटक हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सस्ता है, अच्छी फैसिलिटी मिले सस्ते में, तो सब आएंगे ना। और भाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसमें भी वृद्धि होगी, टूरिज्म सर्विसेज जैसे जैसे बढ़ेंगी उनके थ्रू। क्लियर। पर्यटन उद्योग के साथ साथ विभिन्न जो अन्य उद्योग हैं, मैंने आपको क्या बताया, जो स्पिल ओवर इफेक्ट मिलेंगे वो किन पे मिलेंगे, हस्तशिल्प, कपड़ा, व्यापार, इन सबको बढ़ावा मिलेगा।
और ग्रास रूट लेवल पे बढ़ावा मिलेगा। हर चीज को आपस में लिंक करके लिखिए। हम वैश्वीकरण का हिस्सा बन पाएंगे, हम गरीबी दूर कर पाएंगे, हम जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनको पूरा कर पाएंगे। ये सारे एंगल मिला के लिखो इसमें। पर्यटकों का आगमन विदेशों में भारतीय सिनेमा, रंगमंच के प्रचार और विकास के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। जाहिर सी बात है, सारे एंगल, जो एंगल, ये तो मतलब इसके कितने भी रूप हो सकते हैं, प्रारूप हो सकते हैं, आप सारे लिख के आइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब उत्तर प्रदेश में, अब आपने देखा कि भाई क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या महत्वपूर्ण है या नहीं है ये। अब आप देखेंगे कि प्रदेश में जो पर्यटन का विकास है उसके सामने चुनौतियां क्या आ रही हैं और उनकी समस्याएं क्या क्या हैं, क्या चुनौतियां आ रही हैं, क्यों नहीं उतना विकास हो पा रहा जितना हम चाह रहे हैं। सबसे पहले तो पर्यटन स्थलों पर अपर्याप्त सहायक अवसंरचना। मैंने बताया आपको, इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट बहुत ज्यादा है। जो पर्यटन स्थल है मान लीजिए, उसमें उतनी अच्छी सड़क नहीं मिलेगी आपको, रेल नहीं है, हवाई संपर्क नहीं है, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। प्रमुख बौद्ध स्थल है श्रावस्ती, सोचिए आप, वहां पे रेल यातायात की सुविधा नहीं है उपलब्ध। होटल के कमरे नहीं हैं जैसे लोग चाहते हैं आजकल, भाई सब लोग थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड का एक होटल रूम चाहते हैं, तो वैसे कमरों की जो उपलब्धता है वो अपर्याप्त है। कुशल श्रम की अपर्याप्त उपलब्धता है। गंतव्यों पर स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन आउटलेट्स, रेस्टोरेंट्स, इन सब की सीमित उपलब्धता है। सबसे मेन प्रॉब्लम सार्वजनिक शौचालय, मतलब वैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन सार्वजनिक शौचालयों की कमी है आसपास की जगहों पे, और बहुत ही बड़ी बड़ी जगहों पे भी आपको साफ टॉयलेट्स नहीं मिलेंगे। साइट पर विशेष रूप से धार्मिक स्थलों पर बहुत ही खराब आगंतुक प्रबंधन है। देखा है आपने कितनी धक्का मुक्की, भीड़, लाइनें लगी रहती हैं, बुरा हाल रहता है। तो उतना अच्छा जो है वो प्रबंधन नहीं है। विरासत स्थलों के संरक्षण का अभाव है। जितनी भी हमारी हेरिटेज साइट्स हैं उसमें उतना संरक्षण नहीं दिया जा रहा जितनी की जरूरत है। प्रमाणित पर्यटक गाइड नहीं है। तो अब जो मतलब सर्टिफाइड होने चाहिए ना, ऐसे ही नहीं। बदमाशों और कुख्यात तत्वों द्वारा पर्यटकों का उत्पीड़न, ये एक समस्या है। पर्यटकों की सुरक्षा, सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे जरूरी मुद्दा है। जो वित्तीय संसाधन है उनकी समस्या है, तकनीकी संसाधनों की समस्या है, लोगों में पर्यटन से संबंधित जागरूकता का अभाव है, इतने अवेयर नहीं है लोग अभी, भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना का अभाव है। और प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से पर्यटन क्षेत्र के प्रचार में काफी वृद्धि देखी गई है, किंतु अभी भी ऑनलाइन मंचों पर यूपी के पर्यटन स्थलों को लेकर प्रचार और जागरूकता की कमी स्पष्ट दिखाई देती है। सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए इस चीज का प्रचार प्रसार करने के लिए। पर्यटन सूचना केंद्रों को सही ढंग से प्रबंधित नहीं किया जाता है, जिससे घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जो टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं उनको अच्छे से विकसित करना चाहिए। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों की कम संख्या जो है वो पर्यटन उद्योग के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके कारण यहाँ आने वाले पर्यटकों को विश्व स्तरीय अनुभव, भाई हर एक को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो जो है अनुभव नहीं कर पाते हैं लोग। इसके साथ साथ आप इसमें अगर इनको हेडिंग्स में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि प्रशिक्षण और कौशल विकास का काफी अभाव है। ठीक है, प्रशिक्षण और कौवी ऐसे लिख रही हूं मैं, ठीक है, समझ जाना। अब क्या है, पर्यटन जो उद्योग है वो एक श्रम प्रधान क्षेत्र है, आप लिख के आएंगे, इट इज एन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। श्रम प्रधान क्षेत्र, लेबर इंटेंसिव है, तो इसमें आपको व्यवहारिक प्रशिक्षण चाहिए होगा, जाहिर सी बात है। अब समय के साथ साथ क्या है, प्रशिक्षित श्रम शक्ति की जो उपलब्धता है उसका भारत में पर्यटन क्षेत्र के साथ विकास जो हो रहा है ना, पर्यटन क्षेत्र का जो विकास हो रहा है और जो प्रशिक्षित श्रम शक्ति है उसके साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा। मैंने आपको बताया जो ये पर्यटक गाइड होते हैं, ये गाइड मतलब सर्टिफाइड नहीं होते, बहुभाषी प्रशिक्षित गाइड की संख्या सीमित है। भाषा ही नहीं समझेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं
पर्यटन संभावना का न्यून उपयोग, मतलब जितनी पर्यटन संभावनाएं हैं हमारे प्रदेश में, भाई आप ये देखिए बहुत से ऐसे क्षेत्र स्थान हैं जो सर्वेक्षणों, अवसंरचना, कनेक्टिविटी उसके कमी के कारण क्या बोलते हैं उसको अनएक्सप्लोर्ड रह जाते हैं, अन्वेषित रह जाते हैं। तो घरेलू पर्यटन जो हैं उनके प्रति उदासीन रवैया भी इसका एक परिणाम आप मान सकते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिविटी मैंने आपको बताया, भी श्रावस्ती का एग्जाम्पल दिया था, कनेक्टिविटी का मेजर इशू है। फिर एक आप लिख सकते हैं, इसमें इंग्लिश में ही लिखिएगा इसको, अनसस्टेनेबल टूरिज्म, संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है तो असहनीय पर्यटन जो है वो अत्यधिक उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों पे दबाव उत्पन्न करता है, ये आप लिख सकते हैं। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, आपका पर्यावरण पे बहुत ही गलत असर पड़ता है। तो अनसस्टेनेबल टूरिज्म भी एक समस्या है। हर चीज की मैं हिंदी बता रही हूँ, हिंदी मत करना बिल्कुल भी, डबल बताती हूं आप लोगों को। तो बल्कि अवसंरचना और सुरक्षा की कमी वो हम इसमें देख ही चुके हैं, आप इसमें जरूर देखिएगा कि भाई आप जो बहुव्यंजन रेस्टोरेंट होने चाहिए, मल्टी क्विजीन है ना, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, सार्वजनिक परिवहन होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, बचाव, सुरक्षा। भाई औरतों के साथ काफी कुछ दुर्व्यवहार देखा गया है पिछले कुछ दिनों में, काफी न्यूज में रहता है। इस सब में जैसे जैसे कमी आएगी वैसे वैसे जो ये पर्यटन है वो क्षेत्र बढ़ता जाएगा, और जितनी संभावनाएं विद्यमान है हमारे प्रदेश में उनको अच्छे से काम में लाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, तभी हम एक अच्छे से हमारा आर्थिक विकास भी हो पाएगा और भाई जो वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस हम देना चाहते हैं वो भी हो पाएगा। जैसे आपने कुछ देखा होगा, टेंट सिटी डेवलप हो रही है, कहाँ हो रही है भाई, मुझे बताओ कमेंट करके, टेंट सिटी कहाँ डेवलप कर रही है सरकार। ठीक है, चलो अब हमने देख लिया चुनौतियां क्या क्या हैं। अब इस सब से निपटने के लिए या प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है वो क्या काम कर रही है, क्या प्रयास कर रही है, वो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पे प्रदेश सरकार जो है वो रामायण, आध्यात्मिक, बौद्ध, स्वतंत्रता संग्राम, ऐसे ऐसे सर्किट्स सुना है आपने, 12 जो थीमेटिक सर्किट्स हैं, विषय आधारित पर्यटन सर्किट जो हैं, इनके माध्यम से जो पर्यटन स्थल हैं उनको उनका व्यवस्थित विकास किया जा रहा है। थीम बेस्ड सर्किट्स बनेंगे, हमने पहले भी पढ़ा था ये। अब जो ब्रज क्षेत्र है उसका संपूर्ण और समग्र विकास हो, उसके लिए किसकी स्थापना की गई है, ब्रज तीर्थ विकास परिषद की। हर विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल पे जो अलग अलग पर्यटन सुविधाएं होनी चाहिए उसके विकास के लिए एक स्कीम चल रही है, मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। इको टूरिज्म, वन्य जीव टूरिज्म, पर्यटन, इनको बढ़ावा देने के लिए दुधवा, कतरनिया घाट, फिर चंद्रप्रभा, पटना पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, इन सबको और ज्यादा विकसित किया जा रहा है। सांस्कृतिक होगा ये, ठीक है। सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अयोध्या में आप जानते ही हैं दीपोत्सव का विश्व कीर्तिमान है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है हर साल। तो इससे क्या है, इससे आपका सांस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। आध्यात्मिक सर्किट योजना के अंतर्गत अब देखिए क्या क्या है, गोरखपुर, देवीपाटन, डुमरियागंज का पर्यटन विकास, स्पिरिचुअल सर्किट के अंदर आपका जेवर, दादरी, सिकंदराबाद, नोएडा, खुर्जा, बांदा का समेकित पर्यटन विकास, जनपद मथुरा स्थित गोवर्धन के पर्यटन विकास हेतु स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जो एक कोई जगह है, धार्मिक स्थल है, उससे संबंधित जितने भी और स्थल हैं उन सबको एक साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे एक वो जो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, और जो हम विषयवर जो बात कर रहे हैं पर्यटन की, थीम बेस्ड टूरिज्म की जो हम बात कर रहे हैं, वो उसको बढ़ावा दिया जाए। अब अयोध्या में वाराणसी, चित्रकूट, विंध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम और जो भी पर्यटन स्थल हैं उनका पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण के कार्य जो हैं वो कराए जा रहे हैं, उनको फिर से जो है ब्यूटिफाई किया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है। पर्यटन के समुचित विकास एवं रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करने हेतु पर्यटन नीति 2022 प्रख्यापित की गई है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या है, पर्यटक पुलिस, टूरिस्ट पुलिस ये स्थापित की गई है। इनको प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, इन समेत मतलब बहुत से जो पर्यटक स्थल है ना उन पे तैनात किया जाएगा, पोस्ट बनाई जाएंगी, इनकी पर्टिकुलर चौकियां बनेंगी।
आगरा की भांति वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, प्रयाग में इनकी जो है चौकियां बनेंगी और पर्यटक पुलिस बल में जो है महिलाओं की संख्या बढ़ाकर महिला पर्यटकों की सुरक्षा भी निश्चित की जाएगी। वन स्टॉप ट्रैवल सोल्यूशन, अब ये एक यूनिफाइड पोर्टल बनेगा। इसमें क्या बनेगा, एक ऐसा पोर्टल बनेगा जहां पे आप होटल, हवाई यात्रा, रेल यात्रा, टैक्सी, बस सब कुछ मतलब एक ही जगह आप बुक कर दो, ठीक है ना। जिन्हें अलग अलग नहीं जाना, एक ही जगह पे सब कुछ चाहिए वो कर दो। और ये अलग अलग भाषाओं में होगा, 8 भाषाओं में है ये, देखिए जर्मन, फ्रेंच, जापानीज, कोरियन, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, इन सब भाषाओं में ये आपका उपलब्ध होगा। कुछ लोगों को हर काम ऑनलाइन करना है ना, देखा नहीं आपने, वो कुछ नहीं बराबर में शॉप है पर ब्लिंकिट यूज करके कुछ ना कुछ जरूर मंगाएंगे। तो ये उन लोगों की सुविधा के लिए एक ऐसा पोर्टल तैयार किया जा रहा है। फिर आपके पर्यटन उत्सव, भाई टूरिज्म से संबंधित जो फेस्टिवल्स हैं उनका आयोजन किया जा रहा है। इसमें बुंदेला महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, अयोध्या का दीपोत्सव जो है, ये सब इसमें शामिल है। और प्रदेश की ब्रांडिंग के लिए टैगलाइन भी है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। ये आप जरूर लिख के आइए। वो एक योजना आई थी सरकार की, केंद्र सरकार की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मैस्कॉट, हर जो आपका राज्य है उसके लिए एक शुभंकर की बात की गई थी, तो वो भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। अब कुंभ के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करना चाहती है। उसके लिए पहली बार पर्यटन विभाग जो है वो कुंभ 2019 का जो लोगो किया था जारी 2019 में, वो इसीलिए किया था कि जो कुंभ है इसको इंटरनेशनल लेवल का रिकॉग्निशन जो है दिलवाया जाए। दुनिया से पर्यटकों को आकर्षित करने और उनकी यात्रा परेशानी मुक्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने आपका बेड एंड ब्रेकफास्ट, BNB स्कीम होती है ना, इसको काफी बढ़ावा दिया है। इसमें क्या है, अतिथि देवो भव, इसकी अवधारणा से प्रेरित है ये, जिसका अर्थ है अतिथि देवता के समान है। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, ठीक है। तो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम जो है उसके शुभारंभ के पीछे मूल विचार विदेशी और जो घरेलू पर्यटक हैं उनके लिए एक साफ और किफायती आवास प्रदान करना। कुछ लोग रहना चाहते हैं, खुद अपना ब्रेकफास्ट बनाना चाहते हैं, शांति से बस रहना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। या जिन्हें ब्रेकफास्ट फैसिलिटीज चाहिए, एक पूरा अपना अपार्टमेंट ले लिया, पूरी फैमिली कहीं रह रही है जाके, वहां पे उनको कुक मिल गया। आजकल रिजॉर्ट्स, होटल्स में तो नहीं, पर ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है इनमें काफी ये सुविधा आपको उपलब्ध मिलेगी। अब विदेशी पर्यटक जो हैं वो भारतीय परिवार के साथ रहेंगे, उनकी संस्कृति जानेंगे, उसका अनुभव करेंगे, परंपराओं को समझेंगे, जो व्यंजन है हमारे, जो क्विजीन है आप जानते हैं, कहने की बात ही नहीं है, उस सबके लिए उनको एक उत्कृष्ट अवसर मिलेगा इस सबसे। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जो जिले हैं, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, वहां पे आप जानते हैं थारू जनजाति के लोग रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश वन विभाग जो है वहां पे होम स्टे करके योजना शुरू कर दी है, जिससे वहां भी आए लोग रहें और उनको देखें। तो इस सबसे आर्थिक विकास हो उन क्षेत्रों का भी, जहां तक जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी नहीं पहुंची। फिर रोपवे परियोजना, जो लोग भाई डिफिकल्टी है उनको चढ़ने में या कुछ, तो उस पे बैठ के आराम से अपना चले जाओ, फोटो खींचते खिंचाते, है ना। तो ये PPP पार्टनरशिप से सरकार और निजी भागीदारी के अंतर्गत चलाई जा रही है। जो कठिन ऊंचाई वाली जगह हैं, पर्यटक भाई आराम से पहुंच जाएं, सुविधाजनक तरीके से पहुंचे, एंजॉय करें व्यू, उस सब के लिए रस्सी पे चलने वाली ट्रॉलियों का प्रयोग किया जाएगा। ये चित्रकूट, अष्टभुजा, कालीको, विंध्याचल, बरसाना, यहाँ सब ये योजना जो है पूरा चलाई जा रही है। और अमित शाह जी ने 2021 में मिर्जापुर के विंध्याचल में प्रदेश की पहली केबल कार सेवा, इसको हरी झंडी दिखाई थी। ये छोटी छोटी जो न्यूज है ना, जो आपके करंट अफेयर्स में आती है मंथली वाले में, ये प्लीज देख के जाइएगा। अभी अब बहुत अच्छा टाइम आ गया कि आप सारी न्यूज पे ध्यान दें। आप जितना लेटेस्ट लिख के आप आएंगे ना, उतना पढ़ा लिखा समझा आपको जाएगा। मेरा तो वही एजेंडा है, ठीक है। तो ये वाली एक चीज आप जरूर इंक्लूड कीजिए। चलिए, अब नाइट सफारी सुना होगा आपने, आजकल बहुत चलता है ये सब। तो यहाँ पे लखनऊ में देश की इकलौती नाइट सफारी बनने की योजना बनाई जा रही है। इसमें सिर्फ रात्रि के समय ही खुलेगी। ये जीव जंतुओं के प्राकृतिक प्रवासियों की जो नकल टाइप है, इमिटेशन बनाया जाएगा उसको, और रात्रि में जीव जंतुओं को देखने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। बहुत बढ़िया। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग जो है उसकी ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सिंगापुर में है वर्ल्ड की पहली नाइट सफारी, उसके तर्ज पे, उसके मॉडल पे, उससे इंस्पायर होके ये लखनऊ में बन रही है। और देखिए जगह कितनी बड़ी है। ये कुकरेल वन क्षेत्र पड़ता है वहां पे, उसमें विकसित की जा रही है। ये जूलॉजिकल पार्क भी बनाया जाएगा यहाँ पे। आजकल तो आप देखेंगे, वो लिख सकते हैं आप, डेस्टिनेशन वेडिंग्स बहुत चलती है ना आजकल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कितनी शादियां होती हैं,
फंक्शंस, शादियां, तो ये वाला टूरिज्म भी बढ़ सकता है। कोविड हो जाए कुछ हो, भाई शादी तो जरूर करेंगे लोग, है ना। तो फिर नए हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न भागों में संपर्क बढ़ाकर पर्यटन संवर्धन के लिए वायु सेवा संचालन नीति का निर्माण किया है। 2 सालों में आप जानते हैं प्रदेश बनेगा ऐसा इकलौता राज्य जहां पे 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। पिछले लेक्चर में भी पूछा था, इसमें भी पूछ रही हूं, बताइए पांचों। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, ये टूरिज्म का रोड मैप दिया हुआ है। अगर आप ये वाली टर्म्स लिख के आते हैं तो आपका आंसर और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो विजन दी हुई है यहाँ पे ये, और इसके देखिए, ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश इनटू अ ग्लोबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन while ensuring best visitor experience along with ample opportunities and economic prosperity for all। ये विजन आप ऐसे ही लिख के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखिए, गाइडिंग प्रिंसिपल्स पूरे हिंदी में है, इनको हिंदी में लिख लीजिएगा। मतलब जैसे ये लिखे मेरे, सूचना, सुविधा, सुरक्षा, ये रे सूचना अवेयरनेस, स्वागत आपका वेलकम, सुविधा भाई एमिनिटीज, सुरक्षा सेफ्टी, स्वच्छता क्लेanलीनेस, संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर और सहयोग। तो ये है गाइडिंग प्रिंसिपल्स पॉलिसी के, इनको लिख सकते हैं आप, या फिर ऐसा डायग्राम बना दीजिए बढ़िया सा, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। भाई कह रहा है कि हम कैसे अपने अतिथियों का स्वागत करना चाहते हैं, तो उसमें आपको इंफॉर्मेशन अवेयरनेस हो पूरी, ये दोनों चीजें ही कहती हैं, है ना, सूचना और स्वागत। और ये दोनों कहते हैं कि आप ये तीनों कि जो सेफ्टी क्या है, भाई सुरक्षा के लिए हमने क्या करा है, उसके लिए हमने फैसिलिटीज जो हैं उनको अच्छी गुणवत्तापूर्ण बनाया है। फिर हम क्लेanलीनेस को इंक्रीज कर रहे हैं, अपना जो स्वच्छता है उस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ बोल रहा है जो संरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो लोकल एनवायरनमेंट, जो स्थानीय पर्यावरण है उसके अनुकूल है, ऑप्टिमाइज्ड है। तो उसमें आप कह रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, ग्रोथ हो, जॉब क्रिएशन हो, ये सब। ये डायग्राम बना सकते हैं आप, गोले गोले आसान सा है तो। ठीक है, चलो अब हमारा जो प्रदेश का बजट है 2023-24 का, उसमें पर्यटन को क्या मिला है ये देख लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है, लिख के आना है आपको जरूर। अब बजट पेश करते हुए जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने बताया कि पर्यटन की आप जानते हैं अपार संभावनाएं हमारे प्रदेश में हैं, और पर्यटन संबंधित गतिविधियों में उत्तरोत्तर वृद्धि भी हम देख रहे हैं। तो इसके लिए आधारभूत संरचना जो है उसमें वृद्धि की जाए, और की गई है, ऐसा बजट में भी बोला गया। तो प्रयागराज के समेकित विकास हेतु इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात होगी हर जगह। 2023-24 में देखिए 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत जो पर्यटन इकाइयां हैं उनके प्रोत्साहन हेतु 45 करोड़ की व्यवस्था की गई। बौद्ध परिपथ, इसके समेकित पर्यटन विकास के लिए 40 करोड़। बुंदेलखंड के समेकित पर्यटन विकास के लिए भी 40 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। और शुकतीर्थ धाम जो है उसके समेकित पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। और युवा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए इसके लिए 2 करोड़ रुपए। और प्रदेश जो है वो इको टूरिज्म लखनऊ बोर्ड की स्थापना जो हुई उसके लिए 2.5 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के जो मेगा इवेंट होंगे, भाई जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, उनसे भी तो बढ़ावा मिलता है पर्यटन को, उसके लिए जो है आपका 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था जो है प्रस्तावित की गई है। और श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ के लिए 2.5 करोड़ रुपए, जो ये तीर्थ विकास परिषद बन रहा है ना, इसके लिए। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स भी आप लिख के आ सकते हैं जरूर। फिर है आपका उत्तर प्रदेश को बनाया जाएगा इको टूरिज्म हब। अब यहाँ पे जो है ये किसने क्या, ये सब छोड़ दो आप। फिलहाल जो 19 इको टूरिज्म परियोजनाओं की बात हो रही है उसकी समीक्षा हुई, और क्या निर्णय लिया गया कि प्रदेश को इको टूरिज्म हब बनाया जाए। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे दिए हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। जो स्वदेश दर्शन स्कीम है 2.0, कुछ जो केंद्र सरकार की स्कीम चल रही है ना, उनके भी नाम मैं आपको बता दूंगी, आप वो भी लिख के आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक तो है आपकी, बता देती हूँ, स्वदेश दर्शन योजना। ठीक है, एक है आपकी राष्ट्रीय पर्यटन नीति टूरिज्म पॉलिसी। बस इससे याद रख लेना कि मैडम ने बताया था, तो उससे थोड़ा सा आपको कीवर्ड्स लिखने में याद आ जाएगा। फिर है आपका देखो अपना देश, देखो अपना देश। फिर है आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत।
ये लिख लो। और राष्ट्रीय हरित पर्यटन मिशन, राष्ट्रीय हरित पर्यटन मिशन, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो ये जो स्कीम है हमारी स्वदेश दर्शन वाली जो है, ये इसका जो सेकंड वर्जन आया उसमें नैमिषारण्य और प्रयागराज को बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने 2025 का जो महाकुंभ होगा उससे पहले प्रयागराज में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बहुत सी परियोजना पे यहाँ पे काम चल रहा है। फिर धार्मिक पर्यटन के रूप में प्रयागराज को नई पहचान देने हेतु सरकार जो है उसे देखिए आप जरा 87 परियोजना चल रही हैं और 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा व्यय किया जाएगा। इसीलिए ना कि इसको जो है विश्व स्तर पे ख्याति प्राप्त हो। फिर डिजिटल कुंभ संग्रहालय बन रहा है, उसके साथ पेंट माई सिटी चलता है ना, उसके तर्ज पे गंगा और यमुना के घाटों को ग्लो माई रिवर, इस ऐसे फ्रंट ग्लो ग्लो समझ गए ना, चमक, चेहरा चमक रहा है, ग्लो माई रिवर, ठीक है, उसके तहत नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा, है ना। और 88,000 ऋषियों की पावन तपोस्थली नैमिषारण्य की पौराणिक महत्ता को देखते हुए सरकार जो है वो पर्यटन की दृष्टि से इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प करेगी तथा इसके लिए श्री नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद, आप ऊपर देख लीजिए, उसके लिए आवंटन हुआ है और इसमें सीतापुर हरदोई के 36 गांव शामिल हैं। अब इसमें क्या होगा, वैदिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और इको टूरिज्म, देखिए आप, वैदिक टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, इको टूरिज्म, इस सबको वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अपने देश वाले तो छोड़ते जा रहे हैं, ये सब दूसरे जो हैं बढ़ाते जा रहे हैं, वो सब इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, तो बाहर के देशों में बहुत क्रेज है इस सब का, उसके लिए जो है पूरा काम किया जा रहा है। फिर आपका उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन सर्किट हैं, वो जो मैंने आपको पर्यटन सर्किट है एक, तो एक वो हेरिटेज आर्क है, वो देख लेना, मैंने पुराने लेक्चर में करा रखा है, आपको उसको रिवाइज कर लेना एक बार। और जहां पे अपने टूरिज्म के नोट्स बना रहे हो वहां पे सारा जो डेटा है इकट्ठा करके लिख लो, जो छोटी वाली डायरी अगर बनाई है किसी ने तो उसमें पढ़ोगे तो याद आ जाएगा आपको, सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, रिवाइज होते चले जाएंगे। तो पर्यटकों के प्रवाह को बढ़ाने और उन्हें विशिष्ट गतिविधियों के लिए संलग्न करने के लिए ये जो सर्किट है इनमें और सुधार किया जा रहा है, या समग्र बुनियादी ढांचे के विकास के संदर्भ में सुधार के विभिन्न चरणों में मान सकते हैं आप, ये है। निवेशकों के लिए विभिन्न पैमाने की आवास इकाइयां, मनोरंजन और अन्य रसद सुविधाओं की स्थापना करने का जबरदस्त अवसर है ताकि पर्यटकों का जो प्रवाह है वो उसको बढ़ाया जा सके, ये लिख सकते हैं आप। अब जो ये पर्यटन सर्किट हैं और स्थान हैं वो आपको देखने जरूरी है, सही लिख के आइएगा, कुछ भी नहीं लिख के आना किसी में। देखिए बुद्धिज्म सर्किट, जो बौद्ध सर्किट है उसमें कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, संकिसा। फिर रामायण सर्किट में है अयोध्या, चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर। फिर आध्यात्मिक सर्किट में है आपका गोरखपुर, बलरामपुर, गाजीपुर, ये हथियाराम, भुटकुरा, गोरिया, मथुरा, संत रविदास स्थल और कबीर चौक चौरा, वाराणसी। वन्यजीव और इको पर्यटन सर्किट में दुधवा, पीलीभीत और कतरनिया घाट। कृष्णा और ब्रज सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव। शक्तिपीठ सर्किट में विंध्याचल, देवीपाटन, वाराणसी, कौशाम्बी, नैमिषारण्य, सोनभद्र, सहारनपुर, चित्रकूट और मथुरा। बिंदु बुंदेलखंड परिक्षेत्र में चरखारी, महोबा, चित्रकूट, कालिंजर, झांसी, देवगढ़ और ललितपुर। महाभारत सर्किट में आपका हस्तिनापुर, मेरठ, कांपल्य, फरूखाबाद, अहिछत्र, बरेली, बरनावा, बागपत, मथुरा, कौशाम्बी, गोंडा। जैन सर्किट में देवगढ़, हस्तिनापुर, मेरठ, वहेलना, मुजफ्फरनगर, बागपत, वाराणसी, बटेश्वर, कंपिल, फरूखाबाद, अहिछत्र, बरेली, कौशाम्बी और अयोध्या। सूफी कबीर सर्किट जो है इसमें जायज, अमेठी, मगहर, आपका संत कबीर नगर और सलीम चिश्ती दरगाह, फतेहपुर सीकरी और देव शरीफ, बाराबंकी। तो ये सारे ठीक लिख के आना, इसमें गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। धार्मिक पर्यटन मैंने आपको बताया, राज्य भर में जो धार्मिक पर्यटन स्थल हैं उन पे नागरिक सुविधाएं सही रहें, उनका सुदृढ़ीकरण हो, उन्नयन हो, इसके लिए जो है सारा प्रायोजन किया जा रहा है। धार्मिक स्थलों पर आगंतुकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए पर्यटक सुविधा केंद्र बनेंगे, इंफॉर्मेशन के लिए और उनकी कन्वीनियंस के लिए। ये केंद्र अगले 2 वर्षों में गोरखपुर, मथुरा, जो भी हैं जगह सारी धार्मिक महत्व की, उन सब में ये विकसित स्थापित किए जाएंगे। सांस्कृतिक पर्यटन, संस्कृति आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभाग सभी जितने भी धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन हैं उनके लिए वार्षिक कैलेंडर जारी करेगा पूरा, जिससे भाई पूरा पहले से वो प्लान नहीं बना लेते हैं, एल्मेनाक जो होता है
और पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रदेश को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए कार्यक्रम अलग अलग आयोजित करेगा, जिससे कि हम जो है टूरिज्म को अट्रैक्ट कर पाए। विभाग सांस्कृतिक कार्यक्रम, भोजन उत्सव, अन्य कला आधारित उत्सव, इसके आयोजन के लिए विशेषज्ञों, परामर्शदाताओं के साथ एक विशेष कार्यबल का गठन करेगा, जिससे टूरिज्म को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। फिर है आपका विरासत पर्यटन, हेरिटेज टूरिज्म। आप जानते हैं यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में किसको मान्यता प्राप्त है? कुंभ। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बड़े पैमानों पे इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। कुशीनगर, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, वृंदावन, गोवर्धन, अयोध्या, काशी, नैमिषारण्य, चित्रकूट, विंध्याचल, भाई सारे नहीं याद रहेंगे, जो याद रहे। इन सब साइटों जो प्रदेश में स्थित हैं, उनकी बहाली परियोजनाओं को शुरू करने के लिए विभाग आर्किटेक्ट्स और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है एएसआई, उसके साथ मिलकर काम कर रहा है। फिर है आपका पारिस्थितिकी पर्यटन, एनवायरमेंटल टूरिज्म। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो प्रदेश है वो वन निगम के समन्वय के विभाग से विभाग आगंतुकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसमें नागरिक और पर्यटन सुविधाओं की जो मतलब उनको प्रदान करेगा। लखनऊ में केंद्रीकृत स्तर पर प्रकृति व्याख्या केंद्र, प्रकृति शिविर, बोटिंग, प्रकृति भ्रमण, ये सब आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। नवाबगंज, हस्तिनापुर, सुर सरोवर, क्या है ये सब? किसमें पढ़ा है आपने? ये वेटलैंड्स में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? और कैमूर अभ्यारण्य, समसपुर है, सुरहाताल है, पटना है, इन सब में पक्षी अभ्यारण्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर आपका आता है वेलनेस टूरिज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं आजकल वो पंचकर्म करवाते हैं लोग। पतंजलि देखिए आप कितना ज्यादा डेवलप्ड है। फिर ये सदगुरु का होता है ना, ईशा फाउंडेशन का, सुनाओ किसी ने, तो वहीं जाते हैं लोग, वहीं रहते हैं अपना 10 दिन, फोन वोन सब से अलग। जैसे आपके विपाशना मेडिटेशन सेंटर्स हैं, ऐसे जो वेलनेस टूरिज्म को अगर बढ़ावा दिया जाएगा ना, तो बहुत रिट्रीट, हाँ रिट्रीट्स कहते हैं उनको, योगा रिट्रीट, बाली, थाईलैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ होती हैं, ऋषिकेश में कितना होता है, तो ऐसी हमारे प्रदेश में भी हो, है ना। तो जो विभाग है वो ये जो आयुष विभाग है, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, इसके लिए विशेष केंद्रों की पहचान करना और प्रदेश में अपनी इकाइयां स्थापित करना, उसमें सहयोग बहुत जरूरी है। ये इस मतलब ये तो स्ट्रेस इतना है ना लोगों को, ये काम नहीं बंद हो सकता किसी का। विभाग अंतर्राष्ट्रीय योग कॉन्क्लेव आयोजित करे और उत्तर प्रदेश को वेलनेस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जो है ज्यादा से ज्यादा इसमें ट्रैफिक आकर्षित करे और वेलनेस सेंटरों को बढ़ावा दे। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत अच्छी पहल रहेगी। फिर आपका आता है MICE पर्यटन। इसमें आपके मीटिंग्स, इवेंट्स, कॉन्क्लेव्स, ये सब जो होते हैं ना, वो इसमें शामिल रहेंगे, जैसे बैठक, प्रोत्साहन यात्रा, सम्मेलन, प्रदर्शनियां। वो पर्यटन के कार्यक्रमों के लिए एक विशिष्ट बजट आवंटित किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स वगैरह जो है वो हमारे प्रदेश में हो, तो उससे भी टूरिज्म को जो है काफी बढ़ावा मिलेगा। फिर है आपका एडवेंचर टूरिज्म। अब ये तो आजकल कितना चल रहा है ना। तो इसमें बुंदेलखंड, सोनभद्र, चित्रकूट, रामगढ़ ताल, ये सब जो जगहें हैं, ये तो इनके द्वारा पर्यटकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न स्थलाकृति से उत्पन्न होने वाले कई अवसरों का लाभ उठाएगा। और जैसे पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग, ये सब नहीं होते जो ये हिमाचल वगैरह में करने जाते हैं लोग, इन सब खेलों के लिए प्रस्ताव जो है वो तैयार किया जाएगा। फिर आपका शिल्प, हथकरघा और वस्त्र पर्यटन। स्वदेशी कला को प्रमुख पर्यटन स्थलों से जोड़कर टेक्सटाइल टूरिज्म सर्किट विकसित किए जाएंगे। मेले वेले लगते हैं तो उसमें अलग अलग जगह के स्टॉल नहीं लगते, जैसे चिकनकारी का स्टॉल मिलेगा आपको, जो भी कोई जगह फेमस होगी उसका स्टॉल मिलेगा, तो ऐसे वो वाला टूरिज्म है। प्रदेश की सबसे समृद्ध हस्तकला विरासत को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में शिल्पग्राम और शिल्प बाजार जो है वो स्थापित किए जाएंगे। इसमें हार्ट्स भी लिख सकते हैं आप। अब है आपका आगे की राह, क्या किया जाना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के आसपास जो फोकस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, FTDs, उनको विकसित किया जाए और अल्प ज्ञात क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, जिनके बारे में लोग नहीं जानते, लेसर नोन एरियाज। उत्तर प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करें, रोजगार पैदा करने के लिए विषयगत क्षेत्रों का निर्माण करें, थीम बेस्ड। हर एक को टूरिज्म नहीं, हर एक को एडवेंचर नहीं करना, हर एक को रिलीजियस जगहों पे नहीं जाना, उस हिसाब से मतलब कैटेगोरीज वाइज जो है विषयगत निर्माण किया जाए। उच्च गुणवत्ता वाले पर्यटक केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के जो खिलाड़ियों के बीच में सहयोग उत्पन्न हो।
उत्तर प्रदेश पर्यटन के लिए सरकार की लघु, मध्यम और दीर्घकालीन दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र को के व्यापक विकास पर जोर दिया जाए। आने वाले पर्यटकों की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए पर्यटन सर्किटों में बुनियादी ढांचे और पर्यटन की पेशकशों को बढ़ाया जाए। विभागों योजना क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए विकासशील स्तरों पर ध्यान केंद्रित किया जाए और प्रमुख पुल कारकों के मतलब जो की पुल फैक्टर्स होते हैं, पुल फैक्टर समझते हैं ना, जो अपनी तरफ खींचे चीज, उसके रूप में ये कार्य करें। विशिष्ट पर्यटन उत्पादों का विकास करें जिसमें गांव में यूएसपी की पहचान शामिल हो ताकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्य क्षेत्र है उसमें आला पर्यटन उत्पादों को चलाया जा सके। सोशल मीडिया हैंडलिंग, वेबसाइट और एप्लीकेशन सहित पर्यटन टच पॉइंट से ग्राहक खुफिया डेटा द्वारा संचालित लक्षित सेवाएं और पर्यटन आपूर्ति प्रतिक्रिया का विकास किया जाना चाहिए। लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और इसमें आप लिख सकते हैं ये प्रदेश के लिए एक केंद्र राष्ट्रीय के अलावा वैश्विक अवसर हो सकता है। जिस हम वसुधैव कुटुंबकम की भारत बात करता है ना, तो उसका दर्शन जो है वो विश्व को एक परिवार के रूप में देखता है। तो इस दर्शन बहुपक्षवाद में भारत जो है, प्रदेश जो है, उसके अटूट विश्वास को परिलक्षित करे, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसमें आप व्यंजन टूरिज्म भी लिख सकते हैं, क्विजीन टूरिज्म। तो इससे ये जो टूरिज्म के बढ़ावा देने से ना स्टेट की जो सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट पावर कहते हैं ना इसको, इसमें भी वृद्धि होगी, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इसमें लिख सकते हैं एक अप्रोच होती है राइट अप्रोच अपनाई जाए। एक मिनट, RIGHT, मैं हिंदी में बता दूंगी इसको। राइट है रिस्पॉन्सिबल, फिर है आपका I फॉर है इंक्लूसिव, लिख सकते हैं, कुछ चीजें आपकी हर जगह काम आएंगी। ग्रीन तक आ गए हम। हॉस्पिटेबल टूरिज्म, तो ये आपका क्या हो गया, उत्तरदायी, समावेशी, हरित और आतिथ्य पर्यटन, ये लिख सकते हैं आप, ये अच्छा पॉइंट है बहुत। एकीकृत पर्यटन प्रणाली, आगे की राह में आप ये भी लिख सकते हैं, एक एकीकृत पर्यटन प्रणाली की बात आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है, लिख लेंगे ना, एकीकृत पर्यटन लिख लीजिए प्रणाली, ठीक है, ये लिख लो एक। इसमें क्या है, जितने भी वंचित पर्यटन स्थल हैं, प्रमुख बाजार हैं, उनकी पहचान की जाए, उसके लिए व्यापक बाजार अनुसंधान और मूल्यांकन किया जाए उसका। और एक आप लिख सकते हैं पर्यटन प्रभाव आकलन, टूरिज्म इंपैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट पढ़ते हैं ना आप, पर्यटन प्रभाव आकलन, TIA हो जाएगा ये, टूरिज्म इंपैक्ट असेसमेंट। जो भाई संसाधन है, वातावरण है, निवासी हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अच्छा पॉइंट है ये, इसको लिख लीजिए आप, ठीक है जी। तो ये चीज आप, और मैंने आपको बताया था एक राज्य एक पर्यटन शुभंकर जो है, जो राज्य के पशु हैं, विशेष रूप से बच्चों के बीच, इस मतलब छोटे बच्चों के बीच में अगर आपको इसको बढ़ावा देना है तो उससे रिलेटेड सॉफ्ट टॉयज और ये सब कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर हो जाता है ये खत्म। और हमारे किसी भी पेड ग्रुप के लिए जो लोग लिखते हैं कि PDF कहाँ मिलेगी, तो PDF यहाँ मिलेगी, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके, काट ही दिए नंबर में, लोग हटा देते हैं। करंट अफेयर पे ध्यान देते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। देखिए, जो लोग पेड ग्रुप में हैं वो अपना सारा मटेरियल प्लीज रिवाइज करते रहिए। तो ये पेड ग्रुप की जानकारी है, इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मैं मिलती हूँ आपको हमारे GS 5 के लास्ट टॉपिक पे, फिर हम GS 6 स्टार्ट करेंगे, फिर आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा मेरी साइड से होलिस्टिकली। पढ़ते रहिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आप सभी को, खुश रहिए, एकदम हंसते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।